Good morning everyone. Welcome back to the part 4 of our video series English language how and why. पिछली 3 वीडियोस को आपने काफ़ी पसंद किया और आपके इसी एप्रिशिएशन और मोटिवेशन से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये किसी क्लास स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, बल्कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। सभी इससे नॉलेज ले सकते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भले वो किसी भी लेवल पर हो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमने इसको स्टार्ट किया है बिगिनर्स लेवल से, पर ये इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के भी काम का है। तो पूरी वीडियोस को सीरीज में देखें, और जब आप इन पूरी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और पूरा सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो श्योरली आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा एंड इट विल बी कंप्लीटली बेनिफिशियल फॉर यू, और आप दूसरों की भी इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्प कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पार्ट 4 इंग्लिश लैंग्वेज हाउ एंड व्हाई। आपको याद होगा हमने पिछले 3 वीडियोस में वर्ड पावर यानी वोकैब्स को अच्छा करने की बात की और उनके काफ़ी तरीकों के वेज के बारे में डिस्कस किया कि कैसे वर्ड्स को याद रखा जाए, कैसे याद किया जाए, कैसे याद रखा जाए और उनका कैसे यूज़ करें ताकि वो हमेशा परमानेंटली हमारे माइंड में रहें और हमारे कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करें, शार्प करें, इफेक्टिव बनाएं। अब इसके बाद जो हमने इंग्लिश लर्निंग की स्टेप्स में देखा था कंस्ट्रक्शन वेज, और हमने चर्चा की थी टेंस और कुछ मॉडल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि टाइम रेफरेंस बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए टेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। टेंस का आपको किसी भी लैंग्वेज में टेंसेस का यानी समय के भेद का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 3 ही होते हैं। हर लैंग्वेज में जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही मिलेंगे, और उसके अलावा कुछ मूड्स को शो करने के लिए जैसे एडवाइस, जैसे कंपल्शन या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इस तरह की चीज़ों को शो करने के लिए आपको कुछ मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि मॉडल्स कहाँ पर किस कंडीशन में यूज़ होंगे वो हम सीख जाएं तो हम टेंस के थ्रू भी मॉडल्स को समझ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं। पर फिलहाल इसको आसान बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज़, हमने इन्हें सेपरेट किया है, सेग्रीगेट किया है, और हम उस तरह से इसे समझेंगे। पहले हम बात करें टेंसेस की। आप जानते हैं 3 टेंसेस होते हैं। देयर आर 3 टेंसेस, 3 टाइप्स आर देयर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, जो चल रहा है, जो जारी है। पास्ट वो जो बीत चुका है या गुजर चुका है। फ्यूचर जो आने वाला है या जो होने वाला है, जो घटना घटित होने वाली है। वो 3 हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होंगे। इनमें फिर इनके सब डिवीजन होते हैं जो 4 भागों में बांटे गए हैं। दीज 4 पार्ट्स आर सिंपल, जिसे हम इंडेफिनेट भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रकार तीनों टेंस में होते हैं। तो इस तरह से हम देखें, अगर हम इसके प्रकारों की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो हमें 3 टेंस के 4 प्रकार मिलते हैं। तो वो कितने हो जाते हैं? 4 + 4 + 4 12। तो अगर हम उनके सब डिविजन्स को देखें तो वो 12 होते हैं। पर हम सेंटेंसेस की बात करें, क्योंकि हमें सारा कम्युनिकेशन, चाहे बोलना हो, लिखना हो, समझना हो, सब सेंटेंसेस के अंदर होता है। आप जानते हैं छोटे छोटे वाक्यांश, छोटे छोटे क्लॉजेस या सेंटेंस मिलकर एक पूरी स्टोरी बनाते हैं, या जो हम बातचीत करते हैं, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें वो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उनका पार्ट मिलकर हमारे पूरे मैटर को कंप्लीट करता है। तो पहले हमें यह भी देखना होगा कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। हम जितनी बातचीत करते हैं या लिखते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। उसके लिए आप देखिए, हर एक टेंस को हम ग्रामेटिकली तो अलग तरह से उसे डिवाइड कर सकते हैं, पर अगर हम कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर आर 6 टाइप्स, यानी सिंपल में 6, कॉन्टिन्यूअस में 6, परफेक्ट में 6 और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 6। इस तरह हम देखें, इन दिस वे 6 × 4, 6 4 = 24, और 6 4 = 24 के बाद
अगर एक टेंस में 24 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुए तो तीनों मिलाकर 24 + 24 + 24 = 72। यानी जितनी भी हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं, या हमारे जो बोलने या लिखने के तरीके हैं वो इन 72 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ही आते हैं। पर आप देखिए, आपको शायद शुरुआत में ये लगेगा कि 72 टाइप्स तो बहुत ज्यादा हैं, इनका टाइप याद करना, इन्हें समझना, इन्हें यूज करना या इन्हें लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में रखना काफी मुश्किल होगा। पर ऐसा नहीं है, आप इसे इस तरह से ना समझें, बल्कि ये देखें कि हमें सिर्फ एक बार एक ही टेंस के टाइप के 6 टाइप्स को, यानी 6 प्रकारों को अच्छे से समझना होता है, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट 6 we can easily understand remaining 66। बचे हुए जो 66 हैं वो हम आसानी से पहले पढ़े हुए 6 के बेस पर समझ सकते हैं, बना सकते हैं। हमें सिर्फ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स के फॉर्म को अलग अलग यूज करना होता है, वो हम अपनी वीडियो सीरीज में साथ साथ सीखते जाएंगे। फिलहाल आप इस पर अच्छे से ध्यान दें, प्लीज पे काइंड अटेंशन सो दैट यू वुड नॉट फॉरगेट इट। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन टेंसेस के अलावा आप एक चीज और देखिए जो हमें स्पीकिंग में या राइटिंग में बहुत जरूरत होती है, जिनकी मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को देखते हैं या किसी सेंटेंस के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं तो हम उसमें यह देखते हैं कि उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इंटरजेक्शन है क्या। इस तरह की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन चूंकि हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ के कम्युनिकेटिव वे में पढ़ रहे हैं, तो हमें एक सेंटेंस में क्या देखना होता है, हमें उसका सही राइट वे में कंस्ट्रक्शन करने के लिए सेंटेंस का हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है सब्जेक्ट क्या है, मतलब उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस काम को करने वाला कौन है, उस काम का जिस पर इफेक्ट होने वाला है वो ऑब्जेक्ट कौन है, उसके अंदर प्रोसेस क्या हो रही है, क्योंकि वो प्रोसेस ही उसकी वर्ब यानी क्रिया कहलाती है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा ये चार्ट देखें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब ये चार्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, खासकर जब आप हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखिए, हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस में किसी कार्य को करने वाले कौन कौन होते हैं, मैं, हम, तुम, वे, वह लड़का, वह लड़की या वह वस्तु, ये हो सकते हैं, या इनके अलावा नाम हो सकते हैं जो कि सिंगुलर नंबर यानी एक व्यक्ति और प्लूरल नंबर यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हम कार्य को करने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, तो मैं कौन हूं, पत्र लिखने वाला यानी कार्य को करने वाला। तो मैं उसको सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए यहां इस लाइन, इस कॉलम में से सब्जेक्ट को पिक करूंगा। लेकिन जब इनके द्वारा किए गए कार्य किसी पर असर डालते हैं, किसी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो वो हमें पिक कहां से करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस में से। यानी इन्हें कहते हैं नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट, और इन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। जो आई के लिए मैं होता है यानी मैं का मुझे, वी के लिए अस होता है जैसे हम का हमें, यू के लिए यू ही रहता है एज इट इज, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। और इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज जो हमें देखनी होती है एक सेंटेंस में, जब नाउन्स होती हैं और उन नाउन्स पर किसी सब्जेक्ट का पोजेशन होता है यानी उसका अधिकार होता है, वो उसकी ऑनरशिप में होती है, तो हमें उनको पिक करने के लिए पोजेसिव केस की जरूरत पड़ती है। तो ये भी हमें अच्छे से आने चाहिए। पोजेसिव केस 2 प्रकार के होते हैं, एक एडजेक्टिवल और दूसरे प्रोनॉमिनल। एडजेक्टिवल में क्या देखें, आई के लिए, मी के लिए माय। जैसे मान लीजिए एक नाउन है पेन, अब पेन किसका है, मेरा, यानी उस पेन पर अधिकार मेरा है, ऑनरशिप मेरी है। तो मैं इस पेन के पहले क्या यूज करूंगा, पोजेसिव केस माय, माय पेन यानी मेरा पेन। तो आई और मी के लिए पोजेसिव केस क्या होगा, माय, और प्रोनॉमिनल माइन।
उसे भी हम आगे समझेंगे कि माय और माइन का यूज अलग अलग कैसे करें। फिलहाल हम इसको याद रखने की कोशिश करें। वी अस के लिए आवर यानी हमारा, यू के लिए योर, दे देम के लिए देयर, ही हिम हिज, शी हर, इट और इट्स। और अगर हम प्रोनॉमिनल देखें तो माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, इस तरह से हो जाता है। तो ये चार्ट जो है कंप्लीट, ये कॉलम्स आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो हमें पहले इसका एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि टेंस कितने हैं, उनमें सेंटेंसेस के टाइप्स क्या हैं, और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस कैसे होते हैं, उन्हें यूज कैसे किया जाता है। तो ये बात हुई एक बेसिक स्ट्रक्चर या वे की। ये आपका बहुत सॉलिड और कॉन्क्रीट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा मॉडल्स पर करेंगे, फिर आगे समझेंगे। तो मॉडल्स को हम देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडल्स डिफरेंट मूड्स को शो करते हैं। उनके लिए 8 to 10 मॉडल्स जो हैं वो सफिशिएंट होती हैं टेंसेस के साथ। अगर हमें लगभग कंप्लीट टेंस और 9-10 मॉडल्स और कुछ अच्छी हमारी वर्ड पावर हो, यानी लगभग 3000 to 4000 के आसपास, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक जनरली एक व्यक्ति रोजाना 2,500 से 3,000 वर्ड्स ही लगभग यूज करता है, और बहुत अच्छा स्पीकर भी 6,000 to 7,000 वर्ड्स ही यूज करता है। वही रिपीट होते रहते हैं और हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, लिखने में भी और बोलने में भी। अगर हम बात करें डिक्शनरीज की तो उनमें जरूर लाखों में एंट्रीज होती हैं, और आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है काफ़ी जेनरस है दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, उन्हें यूज में लाने के लिए। तो वो हर साल अपडेट होते रहते हैं। कई हिंदी वर्ड्स भी इंग्लिश में जुड़ते जाते हैं, तो ये इंग्लिश की एक खास बात है। बाकी आप 5,000 6,000 वर्ड्स भी अगर आपको, वैसे आपको लगेगा कि इतने वर्ड्स जब आप सोचेंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये वर्ड्स हमें इतने आते नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो कुछ वर्ड्स तो आप ऐसे पाएंगे जो आप हिंदी के जैसे यूज कर रहे हैं, पर वो है तो इंग्लिश में। आप कैट, रैट, सन, टेबल, फैन, ये सारे वर्ड्स जो हैं आप ऑन द डेली बेसिस यूज करते हैं, ये भी आपके वर्ड काउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से जब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई थाउजेंड्स में तो आपको ऑलरेडी वर्ड्स आते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी वर्ड पावर में और ऐड करते जाना है और उसे यूज करते रहना है, ताकि वो मेमोरी में बना रहे और प्रैक्टिस बनी रहे। तो बात कर रहे थे मॉडल्स की। 9-10 मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं जो हमें जरूरी हैं, जैसे शुड, कुड, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऐसे कई मॉडल्स हैं। आज हम शुड पर बात करेंगे और प्रेजेंट सिंपल को भी थोड़ा सा समझेंगे। फिर इनको बनाने का जो वे है, कंस्ट्रक्शन वे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया जाए तो बाकी सारे बचे हुए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस उसके बेस पर हम बना सकते हैं। तो हम पहले शुड को देखें। शुड क्या है? शुड एक ऐसा मॉडल है जिसके वैसे तो कई यूज है, पर मेनली प्राइमरीली वो यूज क्यों किया जाता है? किसी भी व्यक्ति को कोई एडवाइस यानी सलाह देने के लिए। जैसे मान लीजिए आप अपने मित्र को, अपने दोस्त को सलाह दे रहे हैं कि उसे पढ़ाई में बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, तो आप उसे शुड से यूज करके बोलेंगे कि यू शुड वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ शुड का यूज मेनली क्या है? किसी को एडवाइस देना। अब जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का वे है, उसे बनाने की जो संरचना है, वो लिखने का तरीका भी हम अभी देखेंगे। उसके पहले एक बार हम प्रेजेंट सिंपल को समझ लें, क्योंकि ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप है, और इसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी टेंसेस और बाकी टाइप्स को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। आप इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। अगर आप इनके कंप्लीट सीरीज को देख लेंगे तो आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही आसान लगने लगेगा, और आप बुक्स वगैरह के लिखे हुए जो मटेरियल होते हैं, जिनको समझने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की हेल्प की जरूरत होती है, वो भी आपको नहीं होगी। डिपेंड करता है, आप ये अच्छे से पढ़ें और अपनी वर्ड पावर को जरूर अच्छा रखें। तो देखें प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का यूज, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक जनरलाइजेशन करके, कि इसका यूज किया जाता है वर्क्स ऑफ नेचर को शो करने के लिए, जो प्रकृति के कार्य हैं, जैसे बारिश होती है, सूरज निकलता है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनेट में आते हैं। इनडेफिनेट क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट नहीं होती कुछ चीजें। मान लीजिए हम बात करें, इसमें और चीजें क्या आती हैं, जैसे नेचर ऑफ एनिमल्स।
नेचर ऑफ एनिमल्स जैसे घोड़ा दौड़ता है, गाय घास खाती है, इस तरह के सेंटेंस जो है वो नेचर ऑफ एनिमल्स हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा ना हो, ये डेफिनेट तो नहीं है कि गाय घास खाए ही फिक्स है, कभी किसी दिन ना भी खाए, बीमार हो या कोई और रीजन हो, तो ये उस तरह से भी इनडेफिनेट कहा जाता है। इनडेफिनेट यानी जो डेफिनेट ना हो, निश्चित ना हो, पर कुछ फैक्ट्स इसमें निश्चित भी होते हैं, जैसे सूरज निकलना, सूर्य का उदय होना, ये निश्चित है। तो हम उसको और देखें तो मैंने आपको बताया क्या, वर्क्स ऑफ नेचर, हैबिट्स ऑफ एनिमल, और उसके अलावा हमारे डेली रूटीन के वर्क, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो हम सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क जो हम करते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है। तो आप देखें प्रेजेंट सिंपल का जो एरिया है वो काफी लार्ज है, काफी कुछ इसमें कवर हो जाता है। आप दूसरी क्लासेस में भी कभी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा समय या स्टार्टिंग का 7 to 10 डेज आपको प्रेजेंट सिंपल और एक मॉडल शुड को पढ़ने में लग जाता है, सीखने में लग जाता है, और उसके बाद सारे टेंस और सारे मॉडल्स आपके लिए काफी आसान हो जाते हैं। तो हम बात करें प्रेजेंट सिंपल, ये 3 चीजें तो हुई। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो हम देखें कि ये ऐसी कंडीशंस होने पर वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती हैं या प्रेजेंट सिंपल के एरिया में वो चीजें होती हैं। पहला देखिए, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, कस्टम और कैरेक्टर, ऐसा स्वभाव, ऐसी बात जो रिपीटेटिव हो, रिपीट होती हो, या हैबिचुअल हो, आदतन हो, वो इसमें आती है। वो काफी चीजें हो सकती हैं, जैसे आप कहें आई प्ले टेनिस, तो आई प्ले टेनिस का मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं एक ही दिन टेनिस खेलता हूं, मैं खेलता रहता हूं, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेटिव एक्शन है, तो वो भी इसके अंदर आता है। दूसरा आप देखिए, टू एक्सप्रेस परमानेंट ट्रुथ्स ऑफ फैक्ट्स, जो परमानेंट ट्रुथ्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उगता है, उसे अगर हम बोले तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। थर्ड हम देखें, टू एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा फैक्ट, ऐसा ट्रुथ, ऐसी बात जो बोलते वक्त एकदम सही हो। मान लीजिए आप कहीं ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं और आप किसी को बताते हैं कि द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज 10 रुपीज फॉर 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर के लिए जो ट्रेन का फेयर है, टिकट है, वो 10 रुपए है। तो वो जब आप ये बात बता रहे हैं किसी को, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये बात सही है, इसलिए वो प्रेजेंट सिंपल में आती है। फोर्थ देखिए, समटाइम्स इन रनिंग कमेंट्रीज, ये भी एक फैक्ट दिमाग में रखना चाहिए। आप देखते हैं जब कोई गेम चलता है, स्पोर्ट होता है, तो उस समय कमेंट्री जो है वो प्रेजेंट सिंपल में की जाती है। जैसे मान लीजिए अमित और सुमित, ये 2 प्लेयर्स हैं और एक बड़े किसी गेम में, किसी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो खेल रहे हैं, तो कमेंट्री वाला क्या बोलता है जब वो बॉल पास करता है, अमित पासेस बॉल टू सुमित, एक्चुअली ही इज पासिंग, यानी वो अभी ये काम जारी है, वो पास कर रहा है, पर उसे बोला जाता है प्रेजेंट सिंपल में। इज पासिंग ना बोलकर क्या बोला जाता है, पासेस। तो ये चीजें भी प्रेजेंट सिंपल में आती हैं, वो ध्यान रखें। फिफ्थ जो देखिए, ये हमने मेन टॉपिक लिए हैं, मेन पॉइंट लिए हैं, इसके अलावा कुछ चीजें हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आती जाएंगी। फिफ्थ देखिए, टू शो पास्ट इवेंट्स इन ड्रामेटिक मैनर, पास्ट में हुई घटनाओं को ड्रामेटिक मैनर में यानी नाटकीय ढंग से शो करने के लिए या इंप्रेस करने के लिए, बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम बोले इंग्लिश अटैक द कंट्री इन प्रीवियस सेंचुरी, तो इन द लास्ट सेंचुरी, तो ये क्या हुआ, एक्चुअली दे अटैक्ड, वो अटैक कर चुके हैं, ये पास्ट की बात है, पर कहानी को कहने या नाटकीय ढंग से बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। आपको पता होगा जब हम कोई कहानी सुनाते हैं तो इस तरह से बोलते हैं कि वो राजा बहुत अच्छा राजा था, उसने गरीबों को दान देता था, इस तरह बोलते हैं। पर कहानी बताते बताते जब कहानी की जो स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम ऐसे बताते हैं कि एक बार वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, वहां का राजा उसे रिटेलिएट करता है, इस तरह। तो वो करता है करके क्या हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल में वो स्टोरी टर्न हो जाती है। तो ये क्या हुआ, टू शो पास्ट इवेंट और स्टोरी इन अ ड्रामेटिक मैनर, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल के एरिया के अंदर आता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए।
कि ये सब चीजें बोलते वक्त हम प्रेजेंट सिंपल बोल रहे होते हैं, तो हमें उसके रूल्स से, उनके कंस्ट्रक्शन बेस से स्टिक होकर, जुड़कर उस चीज को लिखना या बोलना होता है। तो ये है प्रेजेंट सिंपल और ये है हमारा मॉडल शुड, जिसका हम आज एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखेंगे। तो ये जैसा कि हम देखें कंस्ट्रक्शन वे फॉर द सेंटेंस है। अभी आपने देखा होगा, हमने पिछले वो कॉलम वाले चार्ट में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव्स को देखा, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस के टाइप के हिसाब से हमें उसमें से सब्जेक्ट यानी किसी कार्य को करने वाला, ऑब्जेक्ट जो कार्य हो रहा है वो, वर्ब, ये सब छांटकर एक सही वे में लिखना होती है, जिसके लिए हम कंस्ट्रक्शन वे को समझते हैं। ये एक बार हम अच्छे से समझ लें तो हम हर सेंटेंस को इस वे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखें, जो हम प्रेजेंट सिंपल और शुड जो मॉडल हमने देखी थी उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको समझें। सबसे पहले मान लीजिए हम सेंटेंस बोला, बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेते हैं, आई प्ले टेनिस। उसे यहां पर पुट करके देखें, अगर सेंटेंस को हम अपनी मदर टंग में बोलें तो वो होगा मैं टेनिस खेलता हूं। यहां पर टेनिस जो है, खेलने वाला कौन है? मैं, यानी सब्जेक्ट, उस काम को करने वाला मैं हूं, यानी सब्जेक्ट होगा आई। वर्ब जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है टेनिस खेलने की। तो खेलना मैंने आपको बताया था हिंदी में ना में आ की मात्रा ना, ये जिस भी शब्द के अंत में लगा होता है वो वर्ब होता है, सकना छोड़कर। जैसे खेलना, सोना, हंसना, रोना, पढ़ना, गाना, ये सारे वर्ब होते हैं। तो यहां पर वर्ब है खेलना, तो खेलना जो है यहां पुट हो जाएगा यानी प्ले। और हम क्या खेल रहे हैं, वो चीज क्या, वो उद्देश्य क्या है, वो कर्म क्या है, टेनिस। तो यहां आ जाएगा टेनिस या क्रिकेट, जो भी आप बोले। जैसे मान लीजिए आपने क्रिकेट लिखा तो क्रिकेट हो गया, आई प्ले टेनिस या आई प्ले क्रिकेट। ये तीन चीजें ही सेंटेंस में थी। अब ये जो अदर वर्ड्स यहां पर हैं, इसका मतलब बाकी बचा हुआ सारा मटेरियल ऑफ द सेंटेंस वो पीछे आ जाता है। जनरली वो प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलता हूं तो इन द प्लेग्राउंड हो जाएगा, तो वो अदर वर्ड्स के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसी में मॉडल्स को पुट करके देखें, जैसे हमने किसी को एडवाइस दी या सलाह दी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहां सलाह देने वाला मैं हूं, लेकिन मैं किसको दे रहा हूं सलाह? सामने वाले को, यानी तुम्हें। यहां पर मैं सेंटेंस में कहीं नहीं हूं, यानी एज अ सब्जेक्ट। तो मैं कैसे इसको यूज करूंगा? यहां पर तुम, यानी जिसे सलाह दी जा रही है तुम्हें, क्योंकि पढ़ने का काम कौन करेगा? वो जिसे मैं सलाह दे रहा हूं, तो वो सब्जेक्ट होगा, इसलिए यू सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। यू वर्ब की जगह पर मॉडल वर्ब आएगी मूड के हिसाब से, और सलाह देने के लिए शुड चाहिए, तो यू शुड। और ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या होगा? स्टडी का काम होगा, यू शुड स्टडी। अब स्टडी को आप वर्ब भी मान सकते हैं। उस सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें हैं इस पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह लिखें, पर हमें यह वे मालूम होना चाहिए कि इसके बाद ये आएगा और इसके बाद कोई और चीज कौन सी आएगी इन द राइट सीक्वेंस। बस इतना एक बार पता चल जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो टाइप हमने देखा, ये सिर्फ 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से पहला टाइप है। इसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये 5 भी और होते हैं। ये हमारा पहला टाइप है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसको कह सकते हैं। अगर हम दूसरे ग्रामेटिकल टाइप से सेंटेंसेस को देखेंगे तो वो हमें असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी इस तरह से मिलेंगे, पर हम ये कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें आसानी से समझने के लिए 6 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इस तरह से, सो ऑन। तो ये जो हमने वे देखा, ये कंस्ट्रक्शन का राइट वे है। इसको नीचे भी हम देखें, हेल्पिंग वर्ब, जब टाइम चेंज होता है या मूड चेंज होता है तो यहां हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, यानी ऐड हो जाती है। जैसे मान लीजिए जब आप इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आपको यहां हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना होगा, और आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू और डज, तो यहां पर डू नॉट या डज नॉट यूज हो जाएगा, और फिर आगे ऑब्जेक्ट और वो सारा स्ट्रक्चर के हिसाब से। इन द सेम वे अगर हम
सलाह देने का काम नहीं कर रहे, कुछ और बताना चाह रहे हैं, कोई और मूड एक्सप्रेस हो रहा है, तो वहां पर मॉडल चेंज हो जाएगी। शुड की जगह पर कैन, कुड, मे, माइट, वो कुछ भी हो सकता है। एक बात और ध्यान रखें, प्रेजेंट सिंपल का जब सेंटेंस बनाएं तो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना ना भूलें। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएं। जैसे आई प्ले क्रिकेट में अगर सब्जेक्ट यानी क्रिकेट खेलने वाला आई ना होकर ही हो तो ही प्लेस क्रिकेट हो जाएगा। तो ये एक राइट कंस्ट्रक्शन वे है, ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे और बाकी इन 6 टाइप्स को समझने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अस।